वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे आज हम लोग अपने चैनल पे। चैप्टर 3 मॉडर्न हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो फेमस है एक स्पेक्ट्रम नाम से। चैप्टर 3 यूरोपियन कंपनीज के बारे में। पार्ट 1 पुर्तगीज़ के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। पहला पॉइंट, द पुर्तगीज़। फर्स्ट ए कह रहा है द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। मतलब जो सी रूट था वो इंडिया में, हमको पता ना, वास्को डी गामा ने सी रूट ढूंढा था। तो पढ़ते इसमें 17वीं सेंचुरी जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया, उस समय अरब ने अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया इजिप्ट और पर्शिया में। सेकेंड पॉइंट कह रहा है जो यूरोप और इंडिया में जो पावर थी, जो कंट्रोल था आपस में दूसरे का, वो ख़त्म हो गया। 15वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि रिलायंस यूरोप में स्प्लिट हुआ, फैला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि शिप बिल्डिंग और नेविगेशन की डिमांड होने लगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा यूरोप में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी उस टाइम हुआ। अब उस टाइम का जो लग्जरी गुड की डिमांड वो हो गई, इंक्रीज हो गई। 1494 में पुर्तगाल एंड स्पेन में एक डिवीज़न हो गया, जो 1497 ट्रेटी ऑफ टोर्डेसिलास कहा गया। स्पेन वेस्ट में हो गया और पुर्तगाल ईस्ट में हो गया। बीच में एक केप आइसलैंड था। बी पॉइंट है फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। इन लोग ट्रेड करने आए थे, तो ये रूल कैसे किए? तो इनका जो फर्स्ट विजिटर था, जिसको हम लोग जानते हैं वास्को ड गामा, जो मैं 1498 कैलीकट में आया। उस समय हिंदू रूलर थे कैलीकट के। अब्दुल माजिद जो ज़मानियन का रूलर था, उसने इनका वेलकम किया। पुर्तगीज वांटेड टू मोनोपोलिस द ह्यूजली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड। यूरोप के ईस्टर्न में इंडिया है, तो पुर्तगीज ये चाह रहे थे कि जो अपना ईस्टर्न ट्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में हो। तो क्या हुआ कि इनकी पहले जो फैक्ट्री थी वो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने बनवाई 1500। फैक्ट्री एट कैलिकट। गामा आया था मई 1498 के लिए, बट वो 3 मंथ के लिए स्टे किया था, फिर वो रिटर्न हुआ। तो गामा अगेन कम इंडिया 1501, फिर से आया 1501 में। आते साथ इसने 3 जगह और फैक्ट्री बनाई, जो कन्नौड़, कैलिकट और कोचीन में इनका ट्रेड सेंटर था। मोटिव ट्रेडिंग से रूलिंग की तरफ हुआ, तो इनका सेकंड जो पॉइंट है वो है फ्रैंकिस्को डी अल्मीडा आए। 1505 में इंडिया आए 3 साल के लिए, और ये गवर्नर उस टाइम इंडिया में इनको बनाया गया। इनका काम क्या था? टू कंसोलिडेट द पोजीशन ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया एंड टू डिस्ट्रॉय द मुस्लिम ट्रेड बाय सीजिंग एडन, ऑर्मक एंड मलक्का। इन्हों का काम था कि पुर्तगीज़ की जो पावर थी, पोजीशन थी, वो इंडिया में कंसोलिडेट करना था, और जो मुस्लिम के ट्रेडिंग सेंटर थे वो कैसे तबाह करते, इन्होंने सीज कर दिया। 3 ट्रेडिंग सेंटर थे मुस्लिम की, एडन, ऑर्मक और मलक्का को। फिर इन्होंने फोर्ट्रेस बनाया, जो कहाँ बना? 4 जगह बना, अजंतविया, कोचिंग, कन्नौड़ और खिलवा में। 1507 में इनकी लड़ाई हुई, नेवल बैटल हुई इजिप्शियन और गुजरात नेवीज के बीच में। तो 1507 में ये हार गए, बट 1508 में ये लड़ाई फिर से हुई, तो फ्रैंकिस्को उस टाइम हरा दिए इजिप्ट और गुजरात को, नेवल पावर को। तो 1508 के बाद एक ब्लू वाटर पॉलिसी हुई। रैंक इसके बाद 2 और रूलर हैं, उनका शॉर्ट ब्रीफ बताता हूँ मैं शॉर्ट में। अल्फोंसो आया, जिन्होंने एक परमिट सिस्टम लगाया कि और कोई शिप जब आएगी वो पुर्तगीज से परमिशन लेके तब वो इंडिया में ट्रेड करेगी। इन्होंने क्या किया? अल्फोंसो ने बीजापुर के राजा से गोवा को छीन लिया 1510 में। एबोलिशन ऑफ सती अल्फोंसो ने किया। नाइनो डा कुम्हा है, जो नवंबर 1529 में है। इनका बस एक इम्पॉर्टेंट वर्ड था, इन्होंने हेड क्वार्टर को शिफ्ट किया कोचिंग से गोवा। फेवरेबल कंडीशन क्या थी कि पुर्तगीज रूल कैसे कर लिए यहाँ के? आया तो ट्रेडिंग के मोटिव से था, बट वो रूल कैसे किए? तो जब उन्होंने देखा कि नॉर्दर्न पार्ट वॉज मच डिवाइड अमंग मैनी स्मॉल पावर, जो नॉर्दर्न पार्ट था इंडिया का उस टाइम, वो स्मॉल पावर में डिवाइड हो गया। सेकेंड, अब डेक्कन में जो मिडिल में था वो बहामनी किंगडम था, जो ब्रेकिंग हो रहा था छोटे छोटे किंगडम में। तीसरा पॉइंट था कि उस समय इंडिया के पास कोई नेवल पावर थी नहीं, वो शिप से आ सकता, शिप से डिफेंड नहीं कर सकता था कोई। चौथा मेन पॉइंट, अरब और कोई भी देश, कोई भी किंगडम आपस में एक यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाए, जिसकी वजह से पुर्तगीज़ को इजी हुआ, ये फेवरेबल कंडीशन हो गई तो आराम से ट्रेड या रूलिंग कर सके।
तो पुर्तगीज़ के स्टेट कैसे डिफाइन हुए, कौन कौन स्टेट थे उस टाइम? गोवा, मुंबई से दमन दीव, गुजरात, मंगलोर, कन्नौड़, कोचिन, कैलिकट। मिलिट्री पार्ट्स एंड सेटलमेंट इनके दो जगह थे। पुर्तगीज़ के मिलिट्री जो पार्ट और सेटलमेंट थे इनके, वो दो जगह थे। सेंट थॉमस चेन्नई में था और नागापट्टनम आंध्र प्रदेश में था। वो पुर्तगीज़ ट्रेडिंग की जगह रूलिंग कर रहे थे, तो इनको एक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करना था, सेटअप किए जिससे ये रूलिंग करे। तो ये जो वाइसरॉय ये एलेक्ट करते थे वो 3 ईयर्स के लिए करते थे। इनके पास इन्होंने सेक्रेटरी रखी, काउंसिल भी रखा। इन्होंने एक पर्सन को एलेक्ट किया जिसका नाम वेडोर डा फेजेंडा था, जो रेवेन्यू लेता था कार्गो शिप से। जो कैप्टन हुआ करता वो कंट्रोल रखता था फोर्ट्रेस पर। अब इनकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? ये इनटॉलरेंट थे मुस्लिम और इनिशियली क्वाइट टॉलरेंट थे हिंदू के खिलाफ। 28 फेब 1580 क्या हुआ, रोडोल्फो एंड एंटोनियो ये अकबर के यहाँ गए। अकबर कहाँ? फतेहपुर सिकरी गए। 1590 में ये फिर गए अकबर के कोर्ट में। तो 1595 में अगेन ये गए लाहौर। लाहौर में जेरोम एंड इमैनुअल गए। पुर्तगीज़ को बेस फेवर क्या था? मुग़ल के साथ, कि उसमें मुग़ल डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो अब ट्रेडिंग के लिए आप किसी भी कंट्री जाएंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट चाहिए। तो उस टाइम पुर्तगीज़ को कैसे सपोर्ट मिला? मुग़ल को। 1608 में जनरल हॉकिंस सूरत गए ट्रेड के रिगार्डिंग परमिशन लेने जहांगीर से। तो पुर्तगीज़ ने क्या किया? स्टॉप किया इंग्लिश शिप को सूरत इंटर करने पे हॉकिंस के लिफ्ट से। मतलब हॉकिंस तो आए थे ना परमिशन लेने, तो शिप से आ ही रहे थे। शिप से परमिशन हो गई तो जो भी हॉकिंग के सपोर्ट से जो भी शिप आने वाली थी उसको क्या किया था? पुर्तगीज़ ने स्टॉप किया था, क्योंकि अल्फोंसो का एक परमिट था कि इंट्रोड्यूस परमिट सिस्टम फॉर अदर शिप, उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया। नवंबर 1612 में इंग्लिश और पुर्तगीज़ में लड़ाई हुई, क्योंकि भैया तुम किसी की शिप रख लोगे थोड़ी ना कुछ करे। तो लड़ाई हुई तो पुर्तगीज़ उस समय जीत गए। तब उसमें ये देखा जहांगीर लर्न फॉर इंग्लिश सक्सेस एंड वॉज इम्प्रेस्ड। वो समझ लिया कि जहांगीर ने ये सीख लिया कि इंग्लिश सक्सेस कैसे करेगा और इम्प्रेस्ड कैसे हुआ। तो उस समय पुर्तगीज़ का एक एक्ट हुआ, पुर्तगीज़ एक्ट ऑफ 83। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि पुर्तगीज़ का डिक्लाइन कैसे हुआ। जो पावरफुल डायनेस्टी इमर्ज हो गई, इजिप्ट, पर्शिया और नॉर्थ इंडिया में मराठा का अपीयरेंस हुआ। पहला पॉइंट तो यही था कि इजिप्ट, पर्शिया और मराठा का इमर्जेंस होना, एक पावरफुल डायनेस्टी का आना। सेकंड क्या थी कि पॉलिटिकल फियर था बाय द एक्टिविटी ऑफ ज्यूइश मिशनरीज एंड दैट कॉज अगेन पुर्तगीज। तीसरा पॉइंट था इंग्लिश और डच कॉमर्शियल एम्बिशन का होना। इंग्लिश कंपनी आ गई, डच कंपनी भी आई, तो उनका कॉमर्शियल एम्बिशन होना, रंपल करप्शन होना, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस होना। एक और बात है इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया इनिशियली कि जो स्पेन था वो वेस्ट में था, ईस्ट पुर्तगाल में था। तो लोगों का माइंड क्या उस समय स्पेन और ब्राज़ील में डिवीज़न हो गया। तो आधे लोग इनका माइंड क्या था कि डिवीज़न ऑफ पुर्तगीज colonizing ambition to the west due to discovery of ब्राज़ील हो रहा था वहाँ। मोनोपोली ऑफ नॉलेज ऑफ सी रूट, सबको ऑफ सी रूट की नॉलेज होने लगी। स्पाइस ट्रेड किसके अंडर आ गया? डच ने उन पर कंट्रोल कर दिया। 1683 का बैड ईयर है क्योंकि मराठा ने उस टाइम गोवा पर इन्वेड कर दिया। ये 7-8 पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज को डिफाइन करने के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ पुर्तगीज, एमर्जेंस ऑफ नेवल पावर का आना। सेकेंड सिग्निफिकेंस था कि गेनिंग मोनोपोली ओवर ट्रेड विथ इंडिया, ये मेन पॉइंट है। इसी को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी रूल को यूज़ करके हुए क्राउन रूल को लिया, क्योंकि ये जो आए थे ये ट्रेड करने के मकसद से आए थे, लेकिन उन्होंने ट्रेडिंग के साथ रूलिंग को इन्होंने कैसे यूज़ किया। मिलिट्री इनोवेशन हुआ, बॉडी आर्मर गन का यूज़ होने लगा, सी की इम्प्रूव टेक्निक हुई, डेक्ट मल्टी डेक शिप बनने लगे, इसकी ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएशन ऑफ रॉयल आर्सेनल एंड डॉकयार्ड का होना, पायलट एंड मैपिंग का अच्छे से मेंटेन करना, आर्ट ऑफ सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ का होना, ये जो गोवा में फ्लोरिश की गई, आर्ट ऑफ पेंटर, कार्वर एंड स्कल्पचर। पॉइंट है, पूरी वीडियो को एकदम ध्यान से एक बार फिर से आप स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरी बात को एकदम ध्यान सुनिए। ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑफ दिस चैप्टर।